अभी ना पर्दा गिराओ, ठहरो कि दास्तां आगे और भी है। अभी ना पर्दा गिराओ, ठहरो, अभी तो टूटी है कच्ची मिट्टी, अभी तो बस जिस्म ही गिरे हैं, अभी तो किरदार ही बुझे हैं, अभी सुलगते हैं रूह के गम, अभी धड़कते हैं दर्द दिल के, अभी तो एहसास जी रहा है। ये लौ बचा लो जो थक के किरदार की हथेली से गिर पड़ी है। ये लौ बचा लो, यहीं से उठेगी जुस्तजू फिर बबूला बनकर, यहीं से उठेगा कोई किरदार फिर इसी रोशनी को लेकर। कहीं तो अंजाम और जुस्तजू के सिरे मिलेंगे। अभी ना पर्दा गिराओ, ठहरो। सर, एक खुशखबरी है। हमारी जीत की शुरुआत हो चुकी है। हॉस्पिटल में धनंजय को मरवाने के लिए जयवर्धन और डॉक्टर के बीच में जो बातें हुई थी वो एक वार्ड बॉय ने सुन ली थी। वो हमारी कस्टडी में है और सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। वो गवाही नहीं देगा। तुम पता लगाओ कि रात का खाना लेकर कौन सा हवलदार जा रहा है। पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, लेकिन ये जहर से मरा है। अब उनको हुक्म करो बशीर भाई, 24 घंटे में बस्ती खाली हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम कल शाम तक हो जाना चाहिए। बशीर का नाम काली चौकी की जमीन के साथ खत्म हो जाना चाहिए। खतरा बहुत है। जयवर्धन इतनी आसानी से जमीन हाथ से नहीं जाने देगा। धनंजय जब जयवर्धन से डर कर भाग रहा था, खतरा तब भी कम नहीं था। बुड्ढा, बशीर को जीत कर नहीं हराया जा सकता, उसे मार कर हराना होगा। तुमने ये कैसे सोच लिया कि ये बहुत आसान काम है? तुम्हारा आदमी इस घर में घुसेगा, गोली चलाएगा और भाग जाएगा वहां से? इधर इधर आओ। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अपने दुश्मन को भी कभी कमजोर मत समझना। और तुमने बशीर को सिर्फ कमजोर नहीं बल्कि बेवकूफ भी समझा। और क्या कीमत चुकानी पड़ी। एक नुकसान ये हुआ कि तुम्हारा वो वफादार का नाम था बूंदा, वो मर गया। और सबसे बड़ा नुकसान यह है कि तुम बशीर के हाथों बाजी हार गए। अगर तुम ऊंचाई पर रहना चाहते हो, राज करना चाहते हो, तो दुनिया को ये मत मालूम होने दो कि तुम कभी हार सकते हो। कभी नहीं। हेलो, हाँ जी जी, अच्छा जी जी सर। साहब, गोडसे का फोन था, कहता था एक लाश मिली है, पुलिस को शक है कि हमारा आदमी है, शिनाख्त के लिए बुलाया। ठीक है, जाओ तुम जाओ, लेकिन एक अमन पसंद बंदे की तरह तुम वहां जाओ, बोलो मैं कुछ नहीं जानता, इनकार कर दो, जाओ। मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। लेकिन आप कहा ना, मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। आओ गुंजा। मिस्टर जयवर्धन, एक मिनट। ये लाश हमें आज सुबह ही मिली। मैंने इस आदमी को आज से पहले कभी नहीं देखा। हमारे डिपार्टमेंट का मानना है कि ये आदमी आपके लिए पहले काम करता था। कहा ना, हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। अरेस्ट हिम। मिस्टर महादेव। मिस्टर जयवर्धन, एक मिनट। जो लाश आप अभी देख के आ रहे हैं वो बूंदा की है। ही वॉज अ प्रोफेशनल किलर। हमारे पास सीबीआई रिपोर्ट्स हैं, उसमें जो फोटोग्राफ से उसे साफ पता चलता है ये आदमी बूंदा के लिए काम करता था। नेचुरली वी हैव टू अरेस्ट हिम। गोडसे, वो डेड बॉडी के केस पेपर्स लेके ऑफिस में आ जाना। मिस्टर महादेव। गोडसे, ये मिस्टर जयवर्धन,
आप जानते हैं लालच काफी समय पहले भी मुझे खरीद नहीं सकता था। अब डर भी मुझे खरीद नहीं पाता। सिर्फ एक चीज के लिए मैं बिक सकता हूं, सच जो तुम्हारे पास नहीं है। मुझे नहीं लगता मैं बात करके कोई फायदा है। चल। सर आपसे कुछ बात करनी थी सर। बोलो क्या बात है? सर सीबीआई ने जो फोटोग्राफ्स दिए थे उनमें से बूंदा और गिरिजा किसी फोटोग्राफ में साथ तो नहीं थे सर। किसी ने फोटोग्राफ मांगे क्या? नहीं सर, बट और कोई मांगेगा भी नहीं। और सच पूछो तो ऐसा फोटो है ही नहीं। देखो गोडसे, जयवर्धन को यह मालूम है कि सीबीआई बूंदा के पीछे है, इसलिए उसे यह यकीन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं कि वो फोटोग्राफ्स हमारे पास हैं। और जब तक यह सवाल उठेगा गिरिजा सब कुछ कबूल कर चुका होगा। वो कुछ नहीं बोलेगा भाई साहब, पर सवाल यह है कि क्या हमारे आदमी को इतनी आसानी से अरेस्ट किया जा सकता है? क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं? जय, हम ताकत से कमजोर नहीं हुए। इस हादसे में हम दिमाग से कमजोर पड़ गए हैं। आदमी को मारना तो बहुत आसान है। पिस्तौल का घुड़ा दबाओ, गोली अपने आप चल जाती है। जरूरी यह है कि गोली कब, कहां और किस पर चलाई जाए। जो ये फर्क सीख लेता है वो बूंदा से अभिराम कर हो जाता है। हमने सोचा था कि तुम ये फर्क सीख चुके हो। मुझे सिर्फ एक बात समझ में आती है भाई साहब कि मुझे धनंजय और बशीर को खत्म करना है जल्दी से जल्दी। इतने सालों में पहली बार किसी की हिम्मत हुई है कि हमारे सामने सर उठा सके। धनंजय को खत्म करना है तो बशीर को मार डालो, धनंजय अपने आप मर जाएगा। लेकिन उसके घर में घुसकर उस पर गोली चलाकर भागने से नहीं होगा। तुम्हें याद है वो करीम हमारे यहां काम करता था, वो अब बशीर के साथ है, बिकाऊ है। जाओ उसे खरीद लो। यकीन ही नहीं आता कि वही धनंजय है जो कुछ ही समय पहले हमसे मदद मांगने आया था। मौत मानो कान को छू कर निकल गई थी। मालूम है धनंजय, इंसान मौत से नहीं डरता। मौत के बारे में तो वो जानना चाहता है। इंसान डरता है जिंदगी खो देने से, और अगर जिंदगी खोते खोते रह जाए तो फिर जिंदगी की कीमत पता लगती है। इस बेशकीमती जिंदगी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। ये इस तरह शिवा के साथ कभी भी खेल नहीं पाई। जब भी शिवा इसे जिद करता खेलने के लिए, इसकी एक आंख हमेशा दरवाजे की तरफ मेरा इंतजार कर रही होती, क्योंकि उस दौर में किसी भी शाम मेरी मौत की खबर आ सकती थी। ये उसे भी मालूम था और मुझे भी मालूम था। मैं बहुत गरीब आदमी था। मुंबई में एक रईस के यहां मैं बावर्ची का काम करता था। मेरा सेठ मुझे प्यार से रामू बुलाया करता। मैं हमेशा गरीब रहा हूं, मुझे कोई शिकायत नहीं थी। फिर शिवा आ गया और मैं अपने शिवा को जमाने भर का सुख देना चाहता था, पर मैं यूं कर नहीं पाया। जब मैंने कोशिश की, मैं लाचार था। मैंने देखा कि मैं बहुत गरीब हूं। मैं अपने बेटे को वो सब कुछ नहीं दे सकता था जो मेरा
मेरा सेठ अपने बेटे को देता था। उसके लिए बहुत जरूरी था बड़ा आदमी बनना। तो मैं उस रास्ते पर निकल गया। फिर उस रास्ते पर मैंने क्या किया, कब किया, किससे किया, मुझे नहीं मालूम। ना मेरे पास वक्त था सोचने का। फिर मैं रामू नहीं, फिर मैं अभिरामकर बन गया। अभिरामकर। कब तक भेजते रहेगा घर वालों को मनी ऑर्डर? जब तक ये वापस आते रहेंगे। कजरी, हर बार जब मनी ऑर्डर वापस आता है तो नीचे मां का नाम लिखा होता है, उनके हाथों से। उनके दस्तखत को देखकर ऐसा लगता है मानो उन्होंने चिट्ठी लिखी हो। बेटा, मैं ठीक हूं। कजरी, मैं मां को देख सकता हूं। जब भी मनी ऑर्डर जाता है वो खुद चलकर दरवाजे तक आती हैं, मनी ऑर्डर पर वापसी के लिए दस्तखत करने के लिए। मैं देख सकता हूं मां को कि उनके दोनों पैर अब तक मजबूत हैं। उनकी चाल में अब भी वो अकड़ है जो पहले थी। उनके चेहरे में वो चमक है जो पहले थी। उनके बाल पक रहे हैं और आंखों में देखने की मेरी हिम्मत आज तक नहीं हुई गुजरी। आज तक नहीं। शायद इसीलिए मैं भेजता हूं ये मनी ऑर्डर, या शायद इसलिए भी कि वो जानना चाहती है कि मैं जिंदा हूं या नहीं। सॉरी भाभी, देर हो गई। चलिए हॉस्पिटल। चलो सूरज बाबा आज डॉक्टर के पास जाएगा। आ जा बेटा। संध्या बेटा, चलो डॉक्टर के पास चलने का वक्त हो गया। चलो बाबा, अपन गाड़ी की चलते हैं। आइए भाभी। बशीर भाई, पूना वाला काम जल्दी शुरू करवाना चाहिए। हाँ धनंजय, कल ही उस आर्किटेक्ट को बुलवा लो। जी। सलाम बशीर भाई। वालेकुम सलाम। करीम मियां, कैसे हो? बस ठीक हूँ जी। करीम मियां, हमें कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा। इसलिए एक नई गाड़ी का बंदोबस्त कर लो जी, क्योंकि हमारी सारी गाड़ी पुलिस में लिस्टेड है। इंतजाम हो जाएगा जी। डॉक्टर साहब है? आज आपके इंतजार में है। चलो। आइए। नहीं आप चलिए, मैं यहीं रुक जाऊं। रोना नहीं बच्चे, रोना नहीं, रोना नहीं। बस बस 1 मिनट बच्चे। कुछ नहीं होगा, बस ठंडा ही है ना। बस रोना नहीं, रोना नहीं बच्चे।
बस बस लीजिए। सलाम भाई, आपने याद किया क्या है भाई? कल वो दोनों शहर से बाहर जा रहे थे, दोनों बिल्कुल अकेले होंगे। अब वो कहाँ जा रहे थे ये तो पता नहीं, लेकिन अपने वो गाड़ी का इंतजाम करने को बोले। अब कौन सा गाड़ी है और कहाँ जा रहे थे ये कल मालूम पड़ जाएगा। तो रास्ते में। हाँ ठीक है, तुम मालूम करो जी, और मुझे फोन पे बताना, मेरे आदमी तैयार रहेंगे। बहुत अच्छा। अब भाई वो भाई अगर बशीर भाई का नहीं, मेरा मतलब है अगर काम हो जाता है तो वो नागपाड़े वाला मटके का काम अपने को मिलेगा नहीं? क्या है जय भाई, बहुत टाइम से सिर्फ चाकरी कर रहे हैं, आज तक अपने लिए कुछ बना ही नहीं पाया। अगर आप मेहरबानी करके सर पे हाथ रख देंगे। ठीक है, तुम बाद में आके मिलो, मैं कुछ करता हूँ, अभी जाओ। करीम सच बोल रहा है। पता नहीं, मुझे भरोसा नहीं है उस पर, मुझे आदमी ठीक लगा नहीं। बेशक वो आदमी भरोसे का नहीं है, लेकिन इस बार वो सच बोल रहा है, नहीं तो वो इतनी बड़ी कीमत नहीं मांगता। अगर वो झूठ बोल रहा होता तो इतनी बड़ी कीमत मांगने की हिम्मत नहीं होती उसकी। ये काम कल हो जाना चाहिए। और देखो, जहां पर तुम ये काम कर रहे हो, जिस जगह पे, वहां पुलिस नहीं होनी चाहिए, एक आदमी पुलिस का नहीं होना चाहिए। ये गोडसे से कहते हैं। पर गोडसे भाई साहब, मैं जानता हूं, उसे खरीदने की कोशिश मत करना, वो बिकेगा नहीं। उसे डराना चाहिए, धमकाना चाहिए, और धमकी उस जगह और उस चीज की देनी चाहिए जिससे इंसान की रूह कांपने लगे। गुस्से सर, ऐसा नहीं आज आ जाएगा सर, रात को देर से सोया। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। लगता है आजकल काफी लेट नाइट सो रहे हैं। नहीं अंकल, ऐसे कुछ नहीं। ये एक और, एक और 28 नहीं होगा, एक और 30 31। कोई आवाज मत करना और चुपचाप मेरी बात सुनो। इस वक्त तुम्हारे बेटे के साथ भी वही हो रहा है जो तुम्हारे साथ हो रहा है। मैं जानता हूं कि अगर ये वेट्स मैंने नहीं संभाले तो कुछ देर बाद ये तुम्हारी गर्दन पर गिरेंगे और तुम, यही हाल तुम्हारे बेटे की। ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम समझ सको कि तुम्हारे बेटे की जान हम कितनी आसानी से ले सकते हैं, तुम्हारे बाप महाते के सामने। अब चुपचाप मेरे पीछे भी जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है।
मुझे जयवर्धन ने भेजा है, तुम्हें हमारा कुछ काम करना होगा। नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर सकते हो? तुम्हारे बेटे प्रशांत की जान कभी भी जा सकती है, अभी इस वक्त भी। कल एमजी रोड पर एक कार को रोककर कुछ लोगों को मारा जाएगा। हमें पुलिस का एक भी आदमी तो नजर नहीं आना चाहिए। मुझे पता है तुम कर सकते हो, और तुम्हें पता है तुम मना नहीं कर सकते। क्यों गोडसे? डॉक्टर बदले सर। अंकल आपको इंस्पेक्टर ने हालत खराब कर दी, इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करा दी। आर यू ऑलराइट गोडसे? यस सर, आई एम ऑलराइट सर। अंकल बाबा बता रहे थे कि एक दिन आपने पूरी बैंक रॉबरी अकेले रोक दी। हाँ, पता मुझे। आपको डर नहीं लगता? क्यों, तुम्हें लगता? हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो वैसे ही बहुत डर लगता है। प्रशांत, तुम्हें डर लगता क्योंकि तुमने मान लिया कि तुम्हें डर लगेगा। हर आदमी की डरने की एक लिमिट होती है, और वो लिमिट को खुद ही तय कर देता है। एक किस्सा सुनो। एक बार मैं पाकिस्तान बॉर्डर पर था। वहां खबरें थी कि कुछ ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है। हम पुलिस वालों ने उन ड्रग्स वालों को घेर लिया। वो लोग ज्यादा थे, उन्होंने मेरे 3 साथियों को मार दिया, मुझे बंदी बना लिया। रात भर उन्होंने मुझे बांध कर रखा। मैं बहुत ही बुरी तरह डर गया था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं लड़ूं। दूसरे दिन जब मैं उठा तो मैंने उनमें से कुछ लोगों को मार दिया था और कुछ लोगों को अरेस्ट कर दिया था। और मेरे डर की जो लिमिट थी वो कुछ और बढ़ गई। मेरा कहने का मतलब है, अगर तुम पूरी तरह से यकीन कर लो कि तुम लड़ सकते हो, डरते नहीं, तो तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। समझे?